Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to move towards the next topic that is famines under British India. अभी तक हम लोगों ने miscellaneous topic में rise of the right wing extremism in our country, rise of the left wing extremism in our country and thereafter the role of women in the politics of our country precisely after revolt of 1857. ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करके रखे हुए हैं. ऑब्वियसली कुछ मिसलेनियस टॉपिक बचे हैं जिसमें फेमाइन पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द ब्रिटिशर्स. ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अब हम लोगों को कवर अप करने हैं. एंड इसी में से फिर एक टॉपिक के ऊपर वी आर गोइंग टू मूव एंड दैट इज फेमाइन्स अंडर ब्रिटिश रूल इन आवर कंट्री. हमको इसमें ही कवर करना पड़ेगा कि फेमाइन एग्जैक्टली होते क्या है, फेमाइन जो है एग्जैक्टली इंडिया में डेवलप क्यों हुए, व्हाट वर द रीजंस फॉर द फेमाइन, एंड यही फेमाइन जो है इसको काउंटर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या क्या रिमेडियल मेजर्स जो है इंडिया में लेके रखे हुए थे. बट ऑब्वियसली ये सारे टॉपिक के ऊपर जाने से पहले you'll get access to this PPT on the Telegram channel of ours and you can ask me any question that you might be having on the Instagram channel of ours guys. तो let's move forward, आगे बढ़ लेते हैं and today we'll try to understand कि exactly famines जो है ये इंडिया में कैसे डेवलप हुए and what exactly happened under the British. एंड टॉकिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स की हम लोगों ने पॉलिसीज के ऊपर काफी इलेबोरेट डिस्कशन करके रखा है. इफ यू रिमेंबर रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पहले वाले जो टॉपिक है वो टॉपिक्स में मैंने आपको काफी इलेबोरेट आइडिया देके रखी हुई थी कि एग्जैक्टली व्हाट इज इकोनॉमिकल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश. इकोनॉमिकल पॉलिसी में हमने देखा था कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या रही है, कमर्शियलाइजेशन वाली पॉलिसी क्या रही है. एंड विद इन कमर्शियल पॉलिसीज हमने ये भी देखा था कि फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या रहा है. In nutshell, because of the economical policies of the Britishers, we can say that, just give me a minute, कि because of the economical policies of the Britishers, we can say कि इंडिया में famine like situation जो है वो काफी elaborate level पे हमेशा ही percolate हुए हैं. एंड ये economical policies में as we were just discussing, economical policies में ultimately फिर land revenue settlement was there. land revenue settlement के साथ ultimately फिर commercial policies were there. यही कमर्शियल पॉलिसीज के वजह से फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज देयर एंड वैसे ही फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ आवर कंट्री वाज देयर. हमने इंडिया की विलेज फ्यूडल इकोसिस्टम को काफी इलैबोरेटली पहले वाले लेक्चर्स में देख के रखा था. विलेज फ्यूडल इकोसिस्टम में हमने देखा था कि किस तरीके से बार्टर ट्रेड वाज गेटिंग रेगुलेटेड एट द हैंड ऑफ द विलेज लेवल ब्राह्मण, एंड यही ब्राह्मण बार्टर ट्रेड को कैरी आउट करके 1000 ईयर्स के लिए इंडिया की विलेज इकोनॉमी को स्टैग्नेंट रखा था. But within that stagnation, happiness was there, ना. Within that stagnation, 2 वक्त का खाना लोगों को मिल रहा था. There were no famines. Even under औरंगजेब भी अगर हम बात करें तो औरंगजेब की क्रूअल पॉलिसीज के अंडर भी कोई ज्यादा फेमाइन हमको नहीं दिखाई देते हैं. तो ये सारी सिस्टम जो है इंडिया की ट्रेडिशनल विलेज इकोसिस्टम के वजह से डेवलप थी. बट फिर ब्रिटिशर्स की कमर्शियल एंड आफ्टर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी है, इसके वजह से पहले तो इंडिया के क्रॉप प्रोडक्शन जो है इसमें रिडक्शन हुआ. हमने इसको भी देख के रखा हुआ था कि जब आप कमर्शियलाइजेशन कर रहे हो तो रैदर देन प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप आप क्या कर रहे हो, कैश क्रॉप के ऊपर जा रहे हो. तो इंडिया में जो फूड क्रॉप्स है वो ड्रास्टिकली कम हो ही गए. फर्दर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो इंडिया का ट्रेडिशनल आर्टिजानल सेक्शन है, ये ट्रेडिशनल आर्टिजानल सेक्शन जो है वो अल्टीमेटली अग्रेरियन लेबर बन के रह गया, बिकॉज उसका धंधा चला गया ना. ब्रिटिशर्स ने फिर रिमेंबर गुमास्तास को हायर किया, अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को यूज किया एंड क्यूमुलेटिव इंपैक्ट इनके क्या पड़े, तो क्यूमुलेटिव इंपैक्ट वाज द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द प्रेशर ऑन इंडियाज एग्रीकल्चरल सेक्टर. ये चीजों की वजह से एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बढ़ी बट फूड क्रॉप जो है वो ड्रास्टिकली कम हुआ. एंड फर्दर जो भी रेवेन्यू ब्रिटिशर्स लगा रहे थे वो ऑलमोस्ट 80% प्लस जा ही रहा था ना. बीट जमींदारी सेटलमेंट या फिर वी कैन इवन टॉक अबाउट ब्रिटिशर्स का रैयतवारी सेटलमेंट या फिर इवन वी कैन टॉक अबाउट महालवारी सेटलमेंट. ये तीनों रेवेन्यू सेटलमेंट जो है ये अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स की 80% प्लस रेवेन्यू जो है ऑर्डिनरी लोगों के ऊपर डाल ही रहे थे. कंसिक्वेंटली वी कैन से ब्रिटिशर्स हैड क्रिएटेड अ सिचुएशन इन इंडिया वेयर बाय इंडिया की फ्यूडल इकोनॉमी तो खत्म हो गई बट इट शुड हैव बीन इन अ पॉजिटिव वे, बट एक्चुअल में इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी नेगेटिव एस्पेक्ट फॉर इंडियाज फ्यूडल एज वेल एज अग्रेरियन सिस्टम. इंडिया का फ्यूडल सिस्टम तो खत्म हो गया बट इंडिया की इकोनॉमी टोटली ब्रिटिशर्स से सबसर्विएंट हो गई. इंडिया के विलेज में अब कैश क्रॉप उग रहे हैं, फूड क्रॉप नहीं उग रहे. एंड अगर आपके पास फूड क्रॉप नहीं है तो फेमाइन लाइक सिचुएशन आएगी.
इंडिया के एग्रीकल्चर की पॉपुलेशन ड्रास्टिकली बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ आवर कंट्री एंड वॉट एवर meager wealth that is getting generated at a local level, ये meager wealth is also getting channelized where then obviously towards the London and ये सारी चीजों का जो है एंड गेम क्या रहा है तो रिकरेंट फेमाइंस इन आवर कंट्री एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज है दे आर ऑलवेज टू ब्लेम फॉर द फेमाइन लाइक सिचुएशन इन द कंट्री। फेमाइन का मतलब ही होता है आपके कंट्री में फूड प्रोडक्शन ना होना या फिर फूड प्रोडक्शन अवेलेबल भी है तो वो लोगों के फूड प्लेट की तरफ ना आना। लोग भूखमरी से मर रहे हैं तो आपके कंट्री में फेमाइन लाइक सिचुएशन है, एक बाय एंड लार्ज कंसिडर करके चलो। ऑब्वियसली इसके रीजन जो है एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन ही रहा है। कमर्शियलाइजेशन का एक डाटा भी हमारे पास कि इन बिटवीन 1893 से लेके 1945 के बीच में अगर हम लोग बात करते हैं तो कमर्शियल क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो 85% से बढ़ा, जबकि फूड प्रोडक्शन का जो बेसिकली परसेंटेज है वो एक्चुअल में डिक्रीज हुआ। ऑलमोस्ट यू कैन से दैट 50 ईयर्स के लिए कंसिस्टेंटली इंडिया का फूड प्रोडक्ट जो है वो रिड्यूस हो रहा है एंड कमर्शियल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है। बिकॉज कमर्शियल प्रोडक्ट का मतलब होता है कैश क्रॉप एंड कैश क्रॉप में पैसा है ना। द मोर मनी यू आर हैविंग द मोर सेंस ऑफ एम्पावरमेंट यू आर गेटिंग अंडर द कैपिटलिस्टिक सिस्टम एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिकल पॉलिसीज आर ऑलवेज टू ब्लेम फॉर द रिपीटेड फेमाइंस इन आवर कंट्री। बट इसके अलावा कुछ और रीजन भी हमको दिखाई देते हैं, जैसे ब्रिटिश सोशो रिफॉर्मर रही है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका कहना था कि इंडिया में पहले से ही अग्रेरियन सरप्लस रहा है एंड आज भी अगर चाहे तो इंडिया में एग्रीकल्चरल सरप्लस जो है वो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट देयर इज अ लैक ऑफ विल पावर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पार्ट में ही या फिर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट अगर लैक ऑफ विल पावर है तो ऑब्वियसली आप बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेंटेन नहीं कर पा रहे हो एंड अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेंटेन नहीं कर पा रहे हो देन आपके कंट्री में फिर क्या होगा, देन ऑब्वियसली जो फेमाइन लाइक सिचुएशन जो है वो आएगी ही आएगी। फर्दर इससे वर्स क्या है तो ब्रिटिशर्स ने अपनी एक ट्राइबल पॉलिसी भी बना के रखी थी। हमने देखा था कि जब हम लोगों ने ट्राइबल रिवॉल्ट देखे थे तब हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने जो ट्राइबल ऑर्डर है इसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया ना। दे अप्रूटेड द ट्राइबल ऑर्डर इन इट्स एंटायरिटी। ट्राइबल एरिया में जो ऑर्डिनरी ट्राइब्समैन बैठा हुआ है इसके ऊपर आपने जो है मॉडर्न लॉज लाके रख दिए एंड ये मॉडर्न लॉज की वजह से हुआ क्या कि अल्टीमेटली ये जो बंदा है ये हमेशा से ही बेसिकली ट्राइबल एरिया में रहने का अब खामियाजा भुगतेगा। इसके एरिया में जॉइंट ओनरशिप चली गई, इंडिविजुअल ओनरशिप आई, रेवेन्यू बढ़ा एंड फर्दर जैसे ही 1865 ऑनवर्ड जब फॉरेस्ट एक्ट आने चालू हो गए तो वो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर ये बंदा जो है अल्टीमेटली फिर अपने ही लैंड के ऊपर एज अ टेनेंट बन के रह गया। He is neither able to utilize any kind of the forest produce nor able to carry out agriculture on that particular land without permission of the government. गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी आपको इवन टू यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फिर ये सिस्टम के वजह से वो ट्राइबल बंदा भी भूखमरी से फेमाइन लाइक सिचुएशन से आके जो है मरना चालू हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपोर्ट पॉलिसी फ्लॉज वेर ऑल्सो देयर। कोई प्रोटेक्शनिस्ट मेजर नहीं था ना। इंडिया की इकोनॉमी इज ऑब्वियसली सबसर्वियंट टू दैट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी एंड अगर इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटिश इकोनॉमी से सबसर्वियंट रह रही है तो हमको कोई भी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर जो आपके कंट्री के एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगेगा वो नहीं दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ही इंडिया में टोमेटो के या फिर ऑनियन के या फिर पोटैटो के, इनको टॉप कमोडिटी बोला जाता है, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, एंड ये इंडिया की क्यूजिन में बाय एंड लार्ज इसेंशियल एलिमेंट है। इसके प्राइसेस जैसे ही बढ़ रहे हैं मतलब मार्केट में देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ टॉप एंड अगर टॉप की स्कार्सिटी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, इंडिया से जो भी टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो या फिर टॉप प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट जा रहे हैं, वो बंद करवा देगा ताकि वो कमोडिटी इंडिया में ही रहे एंड जो स्कार्सिटी की वजह से इन्फ्लेशन इंडिया में आ रहा है इन दिस कमोडिटी वो इन्फ्लेशन ना रहे। एंड ऑब्वियसली ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर उस जमाने में नहीं थे। इंडिया की इकोनॉमी वाज सबसर्विएंट टू द ब्रिटिश इकोनॉमी एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिश इकोनॉमी के जो एंगल है वो हमेशा प्राइमरी रहे हैं एज कंपेयर टू इंडियन इकोनॉमिकल एंगल। इसके एग्जाम्पल भी हमारे पास जब बेसिकली 1896 एंड आफ्टर फिर 1897 के फेमाइन चले तो यही 1896-1897 के फेमाइन के टाइम पीरियड में रादर देन यूटिलाइजिंग फूड प्रोडक्शन एट अ लोकल लेवल गवर्नमेंट जो है अल्टीमेटली फिर मद्रास एज वेल एज ओडिशा से जो है क्रॉप प्रोडक्शन बाहर लंदन में भेज रहा था बिकॉज लंदन में क्रॉप प्रोडक्शन की आपकी जरूरत रही है। एंड दैट इज ऑल्सो वी कैन से दैट कि जो ट्रेड प्रोटेक्शन होना चाहिए या फिर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज होनी चाहिए वो भी नहीं है एंड ये भी एक रीजन रहा है रिकरेंट फेमाइन का।
वैसे हम लोगों ने यही टाइम पीरियड में देख के रखा था कि जब हम लोग पॉलिसी फ्लॉज की बात करते हैं, तो इफ यू रिमेंबर रॉबर्ट क्लाइव का ड्यूअल गवर्नमेंट वाज आल्सो देयर ना। ड्यूअल गवर्नमेंट वाज सच अ फ्लॉड सिस्टम कि जिसकी वजह से ग्रेट बंगाल फेमाइन ऑफ 1772 आया ही, ऊपर से कंपनी भी बैंकरप्ट बन गई थी। इसके ऊपर भी हम लोगों ने बातें करके रखी थी। रोल ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज दैट, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ था कि लोगों की पहले तो धंधे चले गए, बिजनेस चले गए, लोगों की परचेसिंग पावर पैरिटी कम हो गई एंड एक ऑर्डिनरी बंदा एग्रीकल्चरल लेबर बन के रह गया। एंड जब आप एग्रीकल्चरल लेबर बन के रह जाओगे तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम ही रहेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड 2 टाइम्स स्क्वायर मील ऑन अ डेली बेसिस। लिटरली अगर हम लोग बात करते हैं तो 91% पॉपुलेशन 1947 में इंडिया की रूरल पॉपुलेशन रही है एंड ये रूरल पॉपुलेशन एज पर गवर्नमेंट्स ओन डाटा वॉज एबल टू अफोर्ड ओनली 1 टाइम फुल स्क्वायर मील। मतलब बस एक ही टाइम का पूरा खाना आप अफोर्ड कर पा रहे थे इंडिया में बैक देन। और ये भी क्या रहा है, तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का नतीजा रहा है। विलेज लेवल की मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल लेबर में कन्वर्ट की गई, बट ये लोग थे कौन एग्रीकल्चरल लेबर, जो पहले नहीं थे, ड्रास्टिकली अंडर ब्रिटिश राज इतने बढ़े। अर्लियर टाइम पीरियड में दिस वाज एन आर्टिसानल सेक्शन। यही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आपने किया तो आर्टिसानल सेक्शन फिर वहां से उठ के जो है यहाँ पे आके बैठ गया, मतलब एग्रीकल्चर में आके बैठ गया। एंड देयर आफ्टर फिर लैक ऑफ मोरल वैल्यूज। ब्रिटिशर जो है उनमें नॉट ओनली विल पावर वाज नॉट देयर, बट दे वर आल्सो हैविंग अ वेरी वेरी सबस्टैंडर्ड ओपिनियन ऑफ इंडियंस। एवर सिंस द टाइम पीरियड ऑफ द कॉर्नवालिस अगर हम बात करते हैं तो कॉर्नवालिस ऑनवर्ड ही हम लोगों को रेसिज्म एटीट्यूड इंडिया में दिखाई दिया है। कॉर्नवालिस हो सकता है या फिर इवन लॉर्ड लिट्टन हो सकते हैं, दे वर आर्डेंट इंपीरियलिस्ट एंड दे डिड नॉट केयर अबाउट द वेलबींग ऑफ द ऑर्डिनरी इंडियन। कि फेमाइन आया तो फेमाइन को फिर हैंडल करने की कोशिश करे, फेमाइन को प्रिवेंट करने की कुछ कोशिशें करे, ऐसी कोई भी चीज जो हमको ब्रिटिशर्स में दिखाई ही नहीं दी है। इनफैक्ट 1877 से लेके 1879 में जब इंडिया में फेमाइन आए तो लॉर्ड लिट्टन ने काफी फेमस स्टेटमेंट भी देख के रखा था कि लेट ब्रिटिश पब्लिक पुट द प्राइस फॉर इट्स चीप फीलिंग इफ इट वांटेड टू सेव लाइफ एट अ कॉस्ट दैट वुड बैंकरप्ट इंडिया। कि अगर ब्रिटिश पॉपुलेशन को ये लग रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया शॉल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल, देन ये चीप फीलिंग है ब्रिटिश लोगों की एंड लेट देम फुट द बिल, या फिर उनको आप पैसे निकालने चाहिए, वो पैसा आप हमको दो एंड आफ्टर वी आर रेडी टू वर्क फॉर इंडिया। बट इंडिया की ट्रेजरी में से इंडिया को काम नहीं होगा बिकॉज इंडिया बैंकरप्ट हो जाएगा। इंडिया की ट्रेजरी आप ब्रिटेन के लिए यूज कर रहे हो ना, एंड अगर वो ब्रिटेन के लिए यूज हो रही है तो इंडिया के लिए वो यूज नहीं होने वाली है। तो इवन लैक ऑफ मोरल वैल्यूज जो है ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स हम लोगों को फिर यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ऐसे मल्टीपल रीजन रहे हैं फॉर द रिकरेंट फेमाइन एंड ये मल्टीपल रीजन में ब्रिटिशर्स की जगह पे या फिर ब्रिटिशर्स को आपको हमेशा ब्लेम करना पड़ेगा। इट वॉज बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ओरिएंटेशन ऑफ द ब्रिटिशर फाइनली वी कैन से दैट कि इंडिया विच वॉज ऑलवेज सरप्लस इन द फूड प्रोड्यूस टर्न आउट टू बी अ डेफिशिएंट इन द फूड प्रोड्यूस, जिसका डाटा हमने देख के रखा था अभी 1947 में ऑलमोस्ट 7% से फूड प्रोडक्शन इंडिया में डिक्लाइन हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 50 ईयर। बट इट ऑल्सो रिजल्टेड इनटू सच अ पॉलिसी फ्लॉज कि अल्टीमेटली इंडिया जो है ये फेमाइंस को हैंडल तक नहीं कर पाया एंड लास्ट के डेथ जो है ये फेमाइन की वजह से हुए। टॉकिंग ऑफ फेमाइन, मैंने आपको ये 3 इंपॉर्टेंट फेमाइन का डाटा यहाँ पे रीट्रेट करके दिया है। इनफैक्ट हमने ये तीनों फेमाइन को काफी इलेबोरेटली देख के रखा था कि ये फेमाइन एंड ये फेमाइन की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली बैंकरप्ट हुई। तो बैंकरप्सी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कैसे आई। वैसे ही फिर ग्रेट फेमाइन हो सकता है 1876 से लेके 1878 का। ये ग्रेट फेमाइन भी अगर आपको याद है तो यही टाइम पीरियड में वायसरॉय लिट्टन जो है इन्होंने दिल्ली दरबार बुला के रखा हुआ था। दिल्ली दरबार वॉज कॉल्ड अपॉन, ये दिल्ली दरबार जो आपने क्यों बुला के रखा हुआ था, इट वॉज कॉल्ड अपॉन इन ऑर्डर टू बेसिकली कन्फर टाइटल ऑफ क्वीन एम्प्रेस। तो क्वीन एम्प्रेस ये वाला टाइटल जो है ये कन्फर करना था आपको ऑन द क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया ये मीटिंग में आई भी नहीं, ये दरबार में आई भी नहीं, फिर भी ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का खर्चा जो है आपने इसके ऊपर करके रखा हुआ था। दिस इज समथिंग दैट वी हैड इलैबोरेटली डिस्कस। बट यही टाइम पीरियड में फिर इंडिया में फेमाइन चल रहे थे ना, जिसमें अगेन 10 मिलियन प्लस पॉपुलेशन जो है इट गॉट पेरिश एंड आफ्टर फिर 1943 का बिहार बंगाल फेमाइन। इफ यू रिमेंबर हमने इसके ऊपर भी प्रीवियस लेक्चर्स में बातें करके रखी हुई है कि व्हेन दिस फेमाइन वाज गोइंग ऑन विंस्टन चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड चर्चिल ये टाइम पीरियड में क्या कर रहे थे, जो एक्सेसिव फूड प्रोड्यूस है बंगाल का, ये फूड प्रोड्यूस को अल्टीमेटली बंगाल से निकाल के लंदन में ट्रांसफर करने के पीछे पड़े हुए थे। तो ये सारी चीज हमने काफी इलैबोरेटली देख के रखी थी। ये 3 इंपॉर्टेंट फेमाइन तो है ही,
बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको एक चार्ट भी देके रखा हुआ है कि जो वेरियस फेमाइन 1765 ऑनवर्ड इंडिया में आए, कहाँ कहाँ पे आए एंड आफ्टर उसका जो एक रफ एरिया मैंने आपको देके रखा हुआ है। ऑब्वियसली फेमाइन का रीजन अगर ब्रिटिशर्स है तो इट इज ब्रिटिशर्स विच शॉल बी और हु शॉल बी हैंडलिंग दिस एंटायर फेमाइन इटसेल्फ। एंड फॉर दैट पर्पस फिर हम लोगों को ब्रिटिशर्स के रिमेडियल मेजर्स भी देखने पड़ेंगे। What kind of the remedial measures were adopted by the Britishers in order to handle this famine? So let's go into that one. And obviously Britishers का जो reply आया on the famine, it was always on the policy orientation itself. Multiple committees जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो कभी नहीं बनाई। इनफैक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी had always been a field organization as far as famines in India are concerned. But फिर starting from 1858 जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, वहां से लेके 1900 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मल्टीपल कमिटीज इसके ऊपर बना के रखी थी। वन ऑफ द अर्लीस्ट कमिटी वाज अ बर्ड स्मिथ कमिटी एंड बर्ड स्मिथ कमिटी जो है ये 1860-61 के टाइम पीरियड में बनी थी, बट इसके रिकमेंडेशन जो है ब्रिटिशर्स ने नहीं माने। वैसे फिर 1866 के अप्रोक्सीमेटली जॉर्ज कैम्बल कमीशन वाज देयर एंड इवन कैम्बल कमीशन जो ओडिशा फेमाइन के टाइम पीरियड में बना हुआ था, यही टाइम पीरियड में एक माइनर ओडिशा फेमाइन आया था, वो टाइम पीरियड में कमीशन बना हुआ था। इन्होंने भी जो रिकमेंडेशन देके रखे हुए थे वो इन्होंने माने ही नहीं। सर जॉन लॉरेंस ऑफ द वाइसरॉय ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम, ये टाइम पीरियड में कैनिंग वाज द वाइसरॉय ऑफ आवर कंट्री एंड ऑब्वियसली ये टाइम पीरियड में सर जॉन लॉरेंस। तो ये कमेटी के भी रिकमेंडेशन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट ही नहीं की। ये कमेटी ने तो एकदम डैमनिंग वर्डिक्ट दिया था कि हाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेमाइन। ये कमीशन का कहना था कि देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन अक्रॉस ओडिशा, ये है ही नहीं। इनफैक्ट ओडिशा में सरप्लस फूड प्रोड्यूस इज देयर बट देयर इज एन अटर मिसमैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वी कैन से दैट। एंड ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर आपका वीक है तो उसी का नतीजा रहा है फेमाइन। एंड ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट ठीक करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने दिए थे, बट जॉन लॉरेंस का कहना था हमारी कोई गलती नहीं है एंड अगर आप गलती मानोगे नहीं तो रिफॉर्म होंगे नहीं, तो अल्टीमेटली नथिंग हैपन। बट फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है किसका हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो है वो रिचर्ड स्ट्रेचे कमीशन का ही आया। जो अभी हमने देखा था कि 1876 से लेके 1870 के अप्रोक्सीमेटली इंडिया में फेमाइन चल रहे थे, यही टाइम पीरियड में 1876 में अपने दिल्ली दरबार बुलाया इन ऑर्डर टू कन्फर टाइटल ऑफ क्वीन एम्प्रेस इंडिया ऑन क्वीन विक्टोरिया। एंड ये टाइटल जो आपको कन्फर करना था, तो यही टाइटल कन्फर करने के टाइम पीरियड में वी कैन से दैट अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने जो है बेसिकली गलती कर ली। आपने 1 करोड़ रुपए फेमाइन के ऊपर दिल्ली दरबार के ऊपर खर्च कर दिए, बट फेमाइन हैंडल करने के लिए आपने कुछ नहीं किया। एंड इसके वजह से लंदन में जब आवाज बननी चालू हुई, थैंक्स टू दादा भाई नौरोजी, वो बैठे हुए थे ना लंदन में, तब जाके फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो प्रेशर डाला उस चक्कर में 1880 में एक रिचर्ड स्ट्रेचे कमीशन बना। एंड ये रिचर्ड स्ट्रेचे कमीशन ने जो रिकमेंडेशन देके रखे हुए थे, वही रिकमेंडेशन के ऊपर द नेक्स्ट गवर्नर जनरल और वाइसरॉय दैट इज वाइसरॉय रिपन was viceroy from 1881 से लेके 84 तक। तो ही was the person जिन्होंने फिर फाइनली फेमाइन कोड बनाए। फेमाइन कोड के टोटल 4 पार्ट रहे हैं। पार्ट 1 जो है ये डेली रूटीन या फिर विजिलेंस कैसे रखना है ड्यूरिंग द रूटीन टाइम पीरियड में, उसके ऊपर बताता है। दैट इज बेसिकली फिर प्रिवेंशन के ऊपर ये लोग बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट पॉसिबल क्योर। आप फेमाइन होने ही मत दो। अगर फेमाइन होने ही नहीं दोगे देन ऑब्वियसली फिर आपको जो है कोई भी गड़बड़ इसमें नजर नहीं आएगी। पार्ट 2 जो है ऑब्वियसली इट विल डील विद द रिलीफ एफर्ट। रिलीफ एफर्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो रिलीफ एफर्ट किस तरीके के होने चाहिए। इनफैक्ट इन्होंने रिकमेंडेशन देके रखे थे कि डिस्ट्रिक्ट जज की, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंड लोकल लेवल पे तीनों के बीच का कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर जो है फिर फर्म इन्होंने डिस्कशन जो है ये पार्ट 3 में करके रखा हुआ था। एंड फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं तो पार्ट 4 में जो है इसमें बेसिकली फिर जो रिपीटेटिवली फेमाइन प्रॉन एरियाज है आप उसको ईयर मार्क करो एंड ये सारा फेमाइन कोड वाले एरिया में सबसे पहले इंप्लीमेंट करो, ऐसे वाले रिकमेंडेशन जो है रहे हैं। ऑब्वियसली इसके अलावा वी कैन से दैट कि एक सेपरेट फेमाइन फंड भी इन्होंने बता के रखा हुआ था एंड आफ्टर फिर अल्टीमेटली कंसेप्ट ऑफ द इंश्योरेंस जो है ये भी लोकल लेवल पे इंट्रोड्यूस करने की बातें जो है ये कोड में हमको दिखाई दी है। बट ऑब्वियसली एनी काइंड ऑफ द पॉलिसी मेजर इट इज एज गुड एज दे आर गेटिंग इम्प्लीमेंटेड बाय द वाइसरॉयज। अगर वाइसरॉय इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो ये मेजर जो है बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहेंगे। जैसे इंडिया में भी डिजास्टर एक्ट ऑफ 2005 है, बट एवरीबडी नोज ग्राउंड लेवल पे उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होता ही नहीं है एंड जब डिजास्टर आएगा तो गड़बड़ होगी। वही हुआ
कि आपने बेसिकली एक फेमाइन कोड तो बना के रखा था, बट अगेन हमको दिखाई देता है कि मल्टीपल फेमाइंस उसके बाद आए, ये फेमाइन कोड जो है कोई काम का ही नहीं हुआ। फाइनली 1899 1900 का जो ग्रेट फेमाइन इंडिया में आया, उसके बाद में वापस से लॉर्ड कर्जन ने कमीशन बनाया, दैट इज मैकडोनल्ड कमीशन। एंड ये मैकडोनल्ड कमीशन जो है, इनके भी रिकमेंडेशन काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहे हैं। इनका कहना था कि भाई प्रीवियस पॉलिसी फेल हुई है एक कंट्री में, दैट इज इंडिया में। एंड प्रीवियस पॉलिसीज फेल होने के पीछे का रीजन क्या रहा है, तो वो फेल होने का रीजन रहा है कि एथिकलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। तो अगर आप एक एथिकल पॉलिसी लेके आओगे फॉर यू कैन से कोड ऑफ कंडक्ट अगर आप ब्यूरोक्रेट्स के लिए लेके आओगे, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू मोर इन ऑर्डर टू डील विद द फेमाइन। आपके ब्यूरोक्रेट ही इंसेंसिटिव है टू द लोकल नीड, एंड अगर ब्यूरोक्रेट ही इंसेंसिटिव रहेंगे, देन हाउ आर यू गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी बेनिफिशियल इफेक्ट एट अ ग्राउंड लेवल, वो नहीं होने वाला है। वैसे ही जो एडवांस फंड लगते हैं इन ऑर्डर टू हैंडल एनी काइंड ऑफ द फेमाइन रिलीफ एफर्ट, तो आपको इमीडिएट रिलीज करने चाहिए। एक ड्रॉट कमिश्नर जो है वो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा इन द प्रोविंसेस, जहां जहां पे अल्टीमेटली ये रिलीफ ऑपरेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक रहे हैं। अब तो इंडिया में रिकरेंट फेमाइन का डाटा है आपके पास। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेचे कमीशन आपने फेमाइन प्रोन एरिया मैप भी करके रखे हुए हैं, तो फेमाइन प्रोन एरिया जो जो प्रोविंस में अवेलेबल है, वहां पे आप एक ड्रॉट कमिश्नर को अपॉइंट करो ना। एंड ये ड्रॉट कमिश्नर आपका लोकल लेवल पे क्या करेगा, तो सारी रिलीफ एफर्ट को मैनेज करेगा। वैसे वी कैन से दैट कि अल्टीमेटली नॉन गवर्नमेंटल असिस्टेंट जो आपको लेना पड़ेगा, एनजीओस के सपोर्ट के बिना आप इंडिया के ग्राउंड लेवल पे पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो। हमने ये प्रॉब्लम एवर सिंस चार्ल्स कॉर्नवालिस ही डिस्कस करके रखा है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट हैविंग सफिशिएंट फंड टू पेनिट्रेट इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एट अ विलेज लेवल। आज भी अगर आप देखोगे तो इंडिया के विलेज लेवल पे आपको ना पुलिस स्टेशन दिखाई देगा, ना ही कोई परमानेंट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अभी भी इंडिया के विलेजेस भगवान भरोसे ही चल रहे हैं। तो वही वाली सिचुएशन ब्रिटिशर्स के अंडर भी रही है। एंड दैट्स व्हाई इनका कहना था कि आप लोकल लेवल पे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प लेना चालू करो। जब आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प लोगे, तभी जाके सिचुएशन जो है ग्राउंड लेवल पे इंप्रूव होगी। एंड देयर आफ्टर फिर जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, एग्रीकल्चरल बैंक आपको ओपन अप करने पड़ेंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा जो है, ये चीजें इन्होंने बता के रखी थी। बट फिर मैकडोवेल कमीशन जो है काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहा है। इनफैक्ट उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट लॉर्ड कर्जन का ही नाम है। इवन तो लॉर्ड कर्जन वॉज एन आर्डेंट इंपीरियलिस्ट, ही वॉज अ रिफॉर्मिस्ट ऑल्सो। लॉर्ड कर्जन के अंडर ही मल्टीपल रिफॉर्म्स इंडिया में हुए हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स में बातें करके रखी है। एंड लॉर्ड कर्जन ने फाइनली मैकडोनल्ड कमीशन जो है इसको काफी इलैबोरेट लेवल पे इंप्लीमेंट भी कर दिया। एंड 1900 के बाद में फिर धीरे धीरे इंडिया में फेमाइन लाइक सिचुएशन जो है, ऐसा नहीं है बंद हो गई, बट जब जब आई है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज एबल टू हैंडल इट, एक्सेप्ट वी कैन से द फेमाइंस ऑफ 1940s ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, बिकॉज उस टाइम पे विंस्टन चर्चिल का कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है एंड दे वर ऑफ द ओपिनियन कि इंडियंस को किसी भी तरीके का बेनिफिट जो हमको नहीं देना है। एंड इसी के ऊपर फिर हम लोगों को फाइनली एनालिसिस भी करना पड़ेगा। एंड एनालिसिस की जब हम लोग बात करते हैं, तो फिर इसके ऊपर जो है हमको वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल स्टेटमेंट जो दिखाई देता है वो हिस्टोरियन भाटिया का दिखाई देता है। हिस्टोरियन भाटिया का कहना है कि अगर हम लोग प्री कॉलोनियल इंडिया की बातें करते हैं, तो कास्ट एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम इम्पोज द ऑब्लिगेशन ऑफ लुकिंग आफ्टर द ओल्ड, द इनफर्म, द पुअर एंड द डेस्टिट्यूट so well that the state had hardly any need to intervene. But obviously ब्रिटिश कॉलोनियल राज की वजह से जो है ये जो सोशल कोहेजन जो है वो खत्म हो गया। एंड सोशल कोहेजन खत्म होने की वजह से ही फाइनली इंडिया में जो है फेमाइन लाइक सिचुएशन आई है। तो फिर बीएन भाटिया का कहना था कि ब्रिटिश राज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द फेमाइन लाइक सिचुएशन। इकोनॉमिकल पॉलिसीज तो रही ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिटिशर्स ने इंडिया का सोशल कोहेजन खत्म कर दिया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया का फैमिली स्ट्रक्चर अल्टर करवा दिया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कोर कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस करके रखा था, जिसके वजह से अ पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द नीड ऑफ द अनदर पर्सन। एंड जब ये सोशल कोहेजन आपके कंट्री का ब्रेकडाउन होगा, तो आपके कंट्री की जो स्कारसिटी है वो फेमाइन में कन्वर्ट होने ही थे, एंड वही अल्टीमेटली हुआ। वैसे फिर डेविड हार्डीमैन का कहना था कि फ्री ट्रेड, होर्डिंग, ये जो ब्रिटिशर्स के अंडर डेवलप्ड हुई, इसी की वजह से फाइनली जो है वी कैन से दैट की फेमाइंस इंडिया में आ गए। एंड वो राइट भी था। हम लोगों ने वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी देखी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की इकोनॉमी को यूरोपियन इकोनॉमी और ब्रिटिश इकोनॉमी से सब्सिडियन करके रखा था। तो जैसे अभी हमने देखा था कि 1896-97 में फेमाइन जब उड़ीसा में आए, तो उड़ीसा के फेमाइन के टाइम पीरियड में इंडिया का फूड ग्रेन शुड हैव बीन यूटिलाइज फॉर इंडिया, बट फिर ये फूड ग्रेन आप इंडिया से उठा के कहाँ पे भेज रहे हो, तो ब्रिटेन में भेज रहे हो।
एंड अगर इंडिया का फूड ग्रेन उठा के आप ब्रिटेन में भेजोगे तो दिस इज समथिंग दैट वाज नेवर गोइंग टू टर्न आउट वेल फॉर आवर कंट्री। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि जो फ्री ट्रेड एज वेल एज होल्डिंग वाली जो पॉलिसी रही है, ये वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉलिसी रही है बिकॉज फॉर द फेमाइन। फेमाइन इन्हीं पॉलिसीज की वजह से डेवलप्ड हुआ है। बट फिर इसमें सबसे सिग्निफिकेंट अगर कोई रहेगा तो तीर्थंकर रॉय ही है। तीर्थंकर रॉय का कहना था कि अगर हम लोग 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो फेमाइन जो है ये बेसिकली आने के पीछे का रीजन रहा है लिमिटेड मीन्स अंडर द ब्रिटिशर। तीर्थंकर रॉय का कहना था कि ऐसा नहीं है ना कि फेमाइन पहले कभी आए नहीं। तीर्थंकर रॉय ने ये हाईलाइट करके रखा है कि एंशिएंट इंडिया में एक्यूट फेमाइन क्राइसिस जो है ये मौर्यंस के अंडर ऑब्जर्व करके रखे हैं, गुप्तास के अंडर ऑब्जर्व करके रखे हुए हैं। एंड वैसे फिर अगर हम लोग मीडिएवल इंडिया की बातें करते हैं तो एक्यूट फेमाइन जो है ये हम लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में दिखाई दिए है, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में भी दिखाई दिए है। एंड आफ्टर फिर औरंगजेब के अंडर जो है हम लोगों को फिर ये फेमाइन लाइक सिचुएशन जो है वो डेवलप होती हुई दिखाई दी है। एंड इनके अंडर वो क्यों डेवलप हुई है? बिकॉज ऑल ऑफ देम वेर आर्डेंट इंपीरियल पीपल। ये इंपीरियल पीपल थे, मतलब दे वर ऑन द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। जब आप अपना एम्पायर एक्सपैंड कर रहे हो तो एक्सपैंड करने के टाइम पीरियड में आपके मीन्स लिमिटेड ही होते हैं। एंड ये जो लिमिटेड मीन्स में जब आप एम्पायर एक्सटेंशन के सपने देखते हो तो मैक्सिमम फूड प्रोड्यूस या फिर मैक्सिमम रिसोर्सेस ऑफ योर टेरिटरी इज गोइंग टू गेट यूटिलाइज फॉर दैट एक्सपेंशन एक्टिविटी। एंड अगर आपके कंट्री के मैक्सिमम रिसोर्सेस एक्सपेंशन एक्टिविटी में लग रहे हैं तो लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा? वो नहीं मिलने वाला। एंड दैट्स वो लिमिटेड मीन्स जो है इसके ऊपर हमको बातें करनी पड़ेगी। तीर्थंकर रॉय का वही कहना था कि अगर हम लोग एक्चुअल में देखते हैं फेमाइंस को इंडिया में तो ये एक्चुअल में आपको फिर ये नजर आएगा कि फेमाइन पॉलिसीज जो है दे आर बेसिकली रिजल्टिंग अगेन एंड अगेन इन आवर कंट्री। जहां पे इंपीरियल पावर है वहां पे फेमाइन है, एंड जहां पे इंपीरियल पावर है वहां पे अगर फेमाइन आ रहा है तो वाई आर वी होल्डिंग ओनली ब्रिटिशर्स टू दी अकाउंटेबल। तीर्थंकर रॉय से एक स्टेप आगे भी गया और तीर्थंकर रॉय का कहना था कि लिमिटेड मीन्स का मतलब क्या है कि पुअर इंफॉर्मेशन, मेगर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल फिजिकल कैपेसिटी एंड आफ्टर फिर ब्रिटिश इंपीरियल स्टेट। ये जो सारी रीजन रहे हैं इसी के वजह से फिर लिमिटेड मीन्स ब्रिटिशर्स के रहे हैं। अगर पुअर इंफॉर्मेशन की बातें करें तो ब्रिटिशर्स के पास कोई बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था ना, कि जिनको बेसिकली पहले ही पता चले कि भाई फेमाइन आ रहा है। हर बार फेमाइन आने के बाद ब्रिटिशर्स ये सोच रहे कि फेमाइन को हैंडल कैसे करें। मेगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो 1850s ऑनवर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चालू किया। इंडिया आज के टाइम पीरियड में भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट कंट्री है। वो उस जमाने में तो और भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया का खराब ही रहा है। एंड आफ्टर स्मॉल फिजिकल कैपेबिलिटी, मतलब इंडिया में ज्यादा प्रॉफिट भी तो नहीं है ना। हमने जब गवर्नर जनरल्स को इलैबोरेटली पढ़ा था तब हमने देखा था कि एक्सेप्ट विलियम बेंटिक इंडिया में कोई भी गवर्नर जनरल इन 1857 के पहले वाले टाइम पीरियड में वाज नॉट एबल टू जनरेट द प्रॉफिट। 1850 से लेके 1900 के टाइम पीरियड में फिर प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी वाज देयर, बट फिर 1914, 1944, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में फिर वापस से इंडिया जो है ये फिर अल्टीमेटली एक निगेटिव कॉलोनी रही है जिसका कोई ज्यादा फायदा ब्रिटिशर्स को नहीं हुआ। एंड दैट्स ये लिमिटेड फिस्कल मीन्स के साथ आप इंडिया के फेमाइन कैसे सुधारोगे? बट फिर 20th सेंचुरी आते आते जब सिचुएशन इंप्रूव हुई, जब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इंडिया में लाई गई, कम्युनिकेशन के टूल्स इंडिया में लाए गए, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया, तो 20th सेंचुरी में फाइनली ब्रिटिशर्स वर एबल टू डील विद दिस पर्टिकुलर फेमाइन। बट द ओनली प्रॉब्लम इन द 20th सेंचुरी इज दैट कि जो राइजिंग एपिडेमिक्स जो फेमाइन के साथ आए थे वो हमेशा से ही फिर क्या रहे, डेंजरस रहे हैं। तीर्थंकर रॉय ने ही 2 जगह पे हमको उनका रिसर्च दे के रखा हुआ है कि जो 1896 से लेके बेसिकली फिर 1899 के बीच में फेमाइन है, यही टाइम पीरियड में इंडिया में लार्ज स्केल ब्यूबोनिक प्लेग जो है फैला। एंड देयर आफ्टर अगर हम लोग बात करते हैं तो 1920 में इंडिया में अगेन फेमाइन लाइक सिचुएशन वाज देयर। एंड यही टाइम पीरियड में इंडिया में अल्टीमेटली फिर एक और पैंडेमिक आया, दैट इज बेसिकली फिर स्पेनिश फ्लू। एंड ये स्पेनिश फ्लू जिसको काला आजार भी बोला जाता है, ब्लैक डेथ भी बोला जाता है, तो ये सारे डिसीजेज जो है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द फेमाइन को और हमेशा एग्जैजरेट करते ही रहे। बट फिर तीर्थंकर रॉय जो है ये थोड़े से सिंपैथेटिक रहे हैं फॉर द कॉज ऑफ द ब्रिटिशर। तो आप बेसिकली ब्रिटिशर्स के ऊपर ब्लेम करो, या फिर आप ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के ऊपर ब्लेम करो, या फिर आप बेसिकली जो है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करो। मैंने आपको तीनों आर्ग्यूमेंट जो है इस हिसाब से देके रखे हुए हैं।